नमस्कार। हरियाणा बीएसटीसी स्टडी जोन ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में हम चैप्टर पढ़ रहे थे, नेचर ऑफ लैंग्वेज पार्ट ए पढ़ा था। आज हम पार्ट बी में उसके कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को बताएंगे कि उसका क्या आंसर रहने वाला है। तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनमें से आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। What is first language acquisition? What are the various stages of first language acquisition? भाषा की क्या लाभ है और इसके जो भाषा की जो स्टेज है वो क्या क्या है। ठीक है। लैंग्वेज इज ए मिस्टीरियस थिंग। भाषा एक रहस्यपूर्ण चीज है। वन ऑफ द मिस्टीरियस ऑफ लैंग्वेज इज एज टू हाउ ए चाइल्ड एक्वायर हिज फर्स्ट। भाषा एक इतनी रहस्यपूर्ण वस्तु चीज है जिससे कि एक बच्चा होता है वो उसको रहस्यपूर्ण रूप से ही उसको एक्वायर कर पाता है, यानी वो उसको सीखता है। ये भाषा सीखना एक रहस्य है। वो कैसे सीखता है ये बच्चे पे ही डिपेंड करता है। और जो बच्चा फर्स्ट अगर जो लैंग्वेज एक्वायर करता है, सबसे पहले जो लैंग्वेज एक्वायर करता है वो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज कहलाती है। One of the mysteries which have baffled the linguists as to how a child acquires his first। और ये बात जो भाषाविद है उनके लिए भी एक रहस्यपूर्ण है, चकरा देने वाली बात है कि बच्चा किस प्रकार से भाषा को एक्वायर कर पाता है। ये चीज अब भी रहस्य है। That is the language which a child learns naturally। और इस प्रकार जो बच्चा भाषा सीखता है वो प्राकृतिक रूप से सीख पाता है। There are several theories concerning the acquisition of the first language by a child। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सिद्धांत है। जो बच्चा है वो उस फर्स्ट लैंग्वेज को जब सीखता है तो उसके लिए बहुत सारे सिद्धांत है। The theory upon which most of the linguists agree is that language is learned। और ये सिद्धांत पे निर्भर करता है कि जो भाषाविद इस बात पे सहमत है कि भाषा सीखी जा सकती है। भाषा कैसे एक्वायर कर सकते हैं? सीख कर हम भाषा को सीखते हैं। The obvious and common sense theory is the most correct hypothesis about the acquisition of लैंग्वेज। और ये एक स्पष्ट एक सामान्य कॉमन सेंस की बात है कि ज्यादातर ये सिद्धांत काम करता है कि ये एक परिकल्पना होती है। अगर भाषा को सीखना है तो एक परिकल्पना के दौरान उस भाषा को वो सीख पाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, और इस थ्योरी के आधार पर चाइल्ड हैज टू लर्न बिफोर स्पीच इज पॉसिबल। और इस प्रकार बच्चा है वो पहले बोलना सीखता है। He observes and recognizes the person and thinks about him। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? आसपास का निरीक्षण करता है और उसके बाद में उसको वो पहचान कर पाता है। और the person and the things about him, यानी उस बच्चे के आसपास में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, उसका पहले वो निरीक्षण करता है, उसको समझता है। ठीक है। उसके बाद में वो क्या करता है? He also noticed that some characteristics, qualities and act belong to those object। और इसके अलावा वो उसके आसपास में जो भी विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताएं, उन विशेषताओं को भी एक्वायर करता है। After that time arrives when the child can imitate at last some of the speech sound of the others with the passage of time। फिर उसके बाद में बच्चा निरीक्षण करने के बाद में बच्चा बोलकर इमिटेट करता है, यानी कि नकल करता है। जैसे कि बड़े लोग हैं या आसपास का जो वातावरण में जो लोग जिस तरह से बोलते हैं उसको वो क्या करता है? नकल करता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी समय के दौरान वो क्या करता है? उसकी नकल करके सीखता है। द चाइल्ड बीइंग टू नो थिंग्स बाय देयर नेम।
और उसके बाद में बच्चा ये जान पाता है कि उन वस्तुओं को क्या नाम दिया जा रहा है। द नेक्स्ट स्टेप इज इमिटेट एंड रिप्रोड्यूस द फेमिलियर नेम। और उसके बाद में अगले स्टेज में बच्चा क्या करता है, उन बच्चे के द्वारा नकल करके और रिप्रोड्यूस उन शब्दों को वापस दोहराकर और अपने जो परिचित नाम होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति कोई भी नाम लेता है तो वो अपने स्तर पर उसको वापस रिपीट करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, जो कि उनसे फेमिलियर वर्ड है, यानी जो भी उनसे परिचित शब्द है उनको बार बार दोहराएगा, तो वो उन शब्दों को या उन जो स्वर है उनको वो सीख पाएगा। When this step is taken, then for the first time is made a real beginning of the acquisition of language। और ये उसका पहला कदम होता है भाषा को सीखने का, जो उसकी शुरुआत होती है। स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, कुछ यहाँ पे भाषा को सीखने के कुछ स्टेज दिए गए हैं। इन नियरली ऑल केसेस द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फॉलोज ए पेड सीक्वेंस। बच्चा क्या करता है, अपने जो बच्चा होता है वो किसी भी चीज का फॉलो करता है, पीछा करता है और कुछ ऐसी भाषा को वो एक्वायर करता है। द एक्विजिशन ऑफ द फर्स्ट नॉलेज पासेस थ्रू द वेरियस स्टेज अकॉर्डिंग टू द एज। और अपनी एज के अकॉर्डिंग उन शब्दों को वो जान पाता है। There are generally the following 5 stage of the first language acquisition। यहाँ पे सामान्यतः 5 ऐसे स्टेप दिए गए हैं जो बच्चा जन्म से लेकर और अपनी आयु के दौरान वो कैसे कैसे उन शब्दों को सीख पाता है। तो हम पहला स्टेप पढ़ेंगे प्री टॉकिंग स्टेज। प्री टॉकिंग स्टेज का मतलब होता है भाषा बोलने से पहले का जो इसका स्तर है वो क्या होता है। This stage occurs from birth to 6 months। और प्री टॉकिंग स्टेज की जो एज होती है वो कब से कब तक होती है, फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ, यानी बच्चा जन्म से लेकर 6 महीने तक जिस प्रकार से वो बोलने की पहली तैयारी करता है वो देखते हैं। बेबीज कैन respond to human voices and particularly space sound almost soon after birth। बच्चा जन्म लेते ही तुरंत वो व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसे साउंड खुद निकालना की कोशिश करता है, कुछ ऐसी वो आवाजें निकालता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 months ऑफ लाइफ द इन्फेंट अटर्स मेनली क्राइज। शुरुआती दौरान जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका जो पहले जो साउंड होते हैं वो साउंड, उसकी जो पहली लैंग्वेज होती है वो उसके शिशु अवस्था के दौरान वो चिल्लाता है या रोता है, चीखता होता है। तो चिल्लाना रोना ये भी उसका शुरुआती स्टेज है। जन्म से लेकर 6 महीने तक अगर बच्चा रोना और चिल्लाना कर रहा है तो भी वो भी एक भाषा का ही हिस्सा है। These cries express his hunger or his discomfort। और उसका रोना और चिल्लाना ये दिखाता है कि वो डिस्कम्फर्ट है, यानी कि अगर वो भूखा है या डिस्कम्फर्ट है, आराम की स्थिति में नहीं है, तो वो बच्चा रोएगा और ये इस बात से वो दोहराएगा कि उसकी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त ही प्रोड्यूस साउंड ऑफ एक्शन लाइक कफिंग, सकिंग एंड swallowing एंड ब्रबिंग। इसके अलावा बच्चा कासना, छींकना और निगलना ऐसी कुछ हरकतें भी वो करता है। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम अबाउट 2 and 4 months और 2 से 4 महीनों के दौरान द इन्फेंट्स बिगिन मेकिंग ए कंफर्ट साउंड। और उसके बाद 2 से 4 महीने के बाद में वो अपने कंफर्ट, आरामदायक जो आवाज हैं वो निकालना शुरू कर देता है। These sounds are in response to the pleasure that they get। और ये साउंड, ये आवाजें उसको एक आनंददायक महत्वपूर्ण स्थिति बताती है। When you fondle a child or shake him gently and lovingly।
और जब आप बच्चे के साथ में एक स्नेहतापूर्ण रूप से अपना व्यवहार करोगे तो वो क्या करेगा, ही में मेक लाइट प्लेजर अ साउंड एंड लाइक ग्रांड से साइट एंड क्विज। अगर बच्चे के साथ में हम प्रेमपूर्ण रूप से व्यवहार करेंगे तो बच्चा भी वापस से कुछ ऐसे प्लेजिक यानी कि जो प्रसन्नतापूर्ण जो आवाजें हैं वो निकालना शुरू करेगा, जैसे ग्रंथ, गुर्राना, साइन, कुछ आवाजें, कूज, कूकना, तो ऐसी आवाजें वो भी निकालेगा। द एक्चुअल साउंड ऑफ लाफ्टर अपीयर्स अराउंड 4, और उसकी जो वास्तविक आवाजें होती है जैसे कि हंसना, अपीयर फॉर अराउंड 4 यानी आसपास में वो हंसना शुरू करता है। सेकेंड स्टेज है बेबलिंग स्टेज। बेबलिंग स्टेज क्या होता है, बच्चे का बड़बड़ाने की आवाजें, कुछ ऐसी आवाजें जो अस्पष्ट होती है। दिस स्टेज कंटिन्यूज फ्रॉम 6 to 8 month, और जो बेबलिंग स्टेज होती है वो कब से कब तक होती है, 6 से 8 महीने की जो अवस्था होती है, शिशु अवस्था होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, बेबलिंग स्टेज। तो यहां से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि बेबलिंग स्टेज कौन सी होती है, कब से कब तक होती है, तो कब से होती है, 6 से 8 महीने के दौरान। एट अबाउट 6 month इन इन्फेंट टिपिकली इंगेज इन वोकल प्ले, और इस दौरान वो 6 महीने का जब शिशु हो जाता है तो वो अपनी आवाजें निकालने में व्यस्त रहता है, और अपने खेल के दौरान भी वो कुछ वोकल अपने कंठावरण से वो आवाज निकालता है। कैन प्रोड्यूस सिक्वल्स एंड ग्रोल्स एंड यील्स, और इसके दौरान वो क्या करता है, कुछ खींचना, ग्रोल से कुछ घुर्राना और कुछ आहें भरने जैसी आवाजें निकालता है। अबाउट 7 month, और फिर 6-7 महीने के बाद बेबलिंग अपीयर्स, और उसके बाद में वो 7 महीने के बाद में बेबलिंग की स्थिति में आ जाता है, यानी कि कुछ ऐसे बबलाने की आवाज शुरू कर देता है। Infants start to make a accented sound that are made opening and closing their jaws and lips and tongue, और इस शिशु अवस्था के दौरान 7वें महीने के दौरान वो क्या करता है, कुछ ऐसे साउंड एक्सटेंडेड करता है जो कि अपने मुंह के बंद करके या खोलकर, अपने जबड़े को खोलकर, अपने होठों से, अपनी जीभ से वो कुछ आवाजें निकालता है। They can make sound like ba ba, na na. Generally, these sounds are produced when the child's mother or any other person caring for him makes these sound and he repeats them. और इस दौरान वो अपने मुंह को खोलकर, बंद करके या जबड़े को बंद करके, जैसे कि बा बा की आवाज निकालना, ना ना की आवाज निकालना, और सामान्यतः ये आवाजें वो कब प्रोड्यूस करता है, जब उसके आसपास उसकी माँ हो या उसकी देखभाल करने वाला कोई फेमिलियर हो, तब ये आवाजें वो रिपीट करता है बार बार। जैसे कि हमारे आसपास में जैसे हमारे फेमिलियर हो, दादा, पापा, नाना, नाना, तब ऐसी आवाजें वो बच्चा निकालने की कोशिश करता है। जैसे कि शुरुआती आवाजों में वो ना ना, मामा की आवाज होठों को खोलकर या बंद करके ये आवाजें निकालता है। तो ये स्टेज कौन सी हो गई, बेबलिंग स्टेज। और थर्ड स्टेज है होलोप्रेस्टिक स्टेज। होलोप्रेस्टिक स्टेज में देखिए क्या होता है, दिस इज द स्टेज फ्रॉम 9 to 18 months, और होलोप्रेस्टिक स्टेज होती है 9 महीने से लेकर 18 महीने की जो अवस्था होती है वो होलोप्रेस्टिक स्टेज कहलाती है। इसमें क्या करता है, एट द अबाउट 10 month, जब वह 10 महीने का हो जाता है, इनफैक्ट स्टार्ट टू अटर वर्ड्स विच कैन बी रिकॉग्नाइज, और 9 से 18 महीने के दौरान जब वो 10वें महीने में आ जाता है तो कुछ ऐसे वो शब्दों को उच्चारित करता है और जो उसने कभी उनको पहचाना उन शब्दों को। They have some meaning also, और उन शब्दों का कुछ मीनिंग भी हो सकता है, कुछ अर्थ भी हो सकता है जो उसकी होलोप्रेस्टिक स्टेज में जब वो उसका उच्चारण अटर करता है। सब
infant may utter words which may not correlate well with words in the local language. Infant utter words to express particularly emotional state. कुछ बार जो बच्चे हैं वो ऐसे आवाज निकालते हैं जो उसकी क्षेत्रीय भाषा से जुड़े हुए शब्द हो सकते हैं, और जो शिशु होता है वो उन शब्दों का उच्चारण करता है। एक्सप्रेस पर्टिकुलरली इमोशनली, अगर उसकी भावात्मक स्थिति होती है तो वो शब्दों को बोल पाता है। जनरली सच वर्ड्स आर यूज्ड इन नन ऑफ द फॉलोइंग देयर फंक्शन। सामान्यतः वो शब्द निम्न प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट है द चाइल्ड डिजायर फॉर एक्शन, बच्चे की क्या आकांक्षा है, बच्चे की क्या अभिलाषा है, उसको वो एक्शन से बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए when the child wishes to be carried over when he is hungry, अगर जब बच्चा भूखा होता है तो उस समय वो अपनी भूख मिटाने के लिए जो शब्द उच्चारित करता है वो शब्द हो सकते हैं। सेकेंड नंबर है यूज टू कॉन्वे इमोशन लाइक ए पेन, या फिर उसको दर्द की स्थिति हो और उसे लग रहा है कि उसको वो दर्द के बारे में बताना है, तो वो क्या करेगा, उई उई जैसी आवाज निकालता है। जैसे कि एक छोटे बच्चे के कोई फिल्म होती है, वो चुप जाने पर या कोई भी किसी तरह से पेन होने पर वो कुछ ऐसे आवाज निकालता है, उई, या उसकी कराने की आवाज। तो ये उई जो वर्ड हो गया वो एक इमोशनल वर्ड हो गया जो उसकी स्थिति को बताता है। और फिर लाफ्टर, हा हा हा, और अगर जब हंसी की स्थिति आती है तो वो क्या करता है, हा हा की आवाज निकालता है। हैंड हैंड यास एंड ना ना, और कभी हा के लिए हैंड और ना के लिए नो की आवाज निकालता है। फिर है टू कॉन्वे द चिल्ड्रंस रिएक्शन ऑफ जॉय एंड फियर, और कई बार बच्चा होता है वो अपना रिएक्शन दिखाने के लिए अगर उसकी आनंद की स्थिति होती है तो कुछ जो वर्ड काम में लेता है, या कोई फियर डर की स्थिति होती है तो जो वर्ड काम में लेते हैं उसको वो कौन सी स्टेज में काम में लेते हैं, होलोप्रेस्टिक स्टेज, जो कि बच्चे की थर्ड स्टेज आती है। फिर फोर्थ स्टेज है टू वर्ड स्टेज, मतलब 18 महीने के बाद उसकी जो अगली स्टेज आती है वो टू वर्ड स्टेज आती है। कहने का अर्थ है वो एक साथ दो शब्द बोलने की क्षमता रख पाता है। जैसे यहाँ लिखा है टू वर्ड स्टेज बाय 18 months, 18 महीने के दौरान द चिल्ड्रन लर्न्स वोकेबलरी वेरी फास्ट, और 18 महीने के बाद बच्चा होता है वो जल्दी से वोकेबलरी को सीख पाता है। इट इज बिलीव्ड दैट ए चाइल्ड एक्वायर टू और 3 न्यू वर्ड्स एवरी वीक, और ऐसा माना जाता है कि बच्चा है वो हर सप्ताह में 2 या 3 से अधिक शब्द बोलने को एक्वायर कर लेता है। When a child has a learned 40 और 50 वर्ड, और जब बच्चा 40 और 50 शब्द सीख लेता है, the speed acquisition definitely increase by the end of the second, और उसकी जो स्पीड होती है वो तेजी से बढ़ने लग जाती है। Years of his learning further increase, और ये साल के दौरान जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसकी जो वोकैब है वह बहुत तेजी से बढ़ जाती है। द रेट ऑफ वोकेबलरी ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, द चाइल्ड ऑल्सो लर्न्स टू कंबाइन वर्ड्स, और ये जो वोकेबलरी बढ़ने की क्षमता है वो दूसरे साल तक भी लगातार बढ़ती रहती है और तेजी से उसकी बढ़ती है। ही में मेक सिंपल 2 वर्ड एंड सेंटेंस, और साल या 2 साल में उसके जो बोलने की क्षमता होती है वो वर्ड्स 2 या 2 से अधिक वर्ड या सेंटेंस बोलने की क्षमता हो जाती है। जैसे मम्मा पानी, तो इसका मतलब वो क्या चाहता है कि अपनी माँ से रिक्वायर करता है कि मम्मा पानी, यानी उसको ही वांट टू रिक्वायर वाटर, तो उसे क्या चाहिए, पानी चाहिए। जैसे आई वांट वाटर, उसे पानी चाहिए। पापा आओ, पापा आओ, ये 2 वर्ड है। इन पापा आओ इससे क्या बनता है, जैसे वो अपने पापा से रिक्वायर कि पापा प्लीज कम, तो ऐसे तो 2 शब्द के जो ग्रुप है उनको वो सीख पाता है। फादर कम, जैसे कि फादर कम, एक्सेट्रा। वर्ड कॉम्बिनेशन बिगिन टू अपीयर,
और इसके दौरान वो वर्ड कॉम्बिनेशन सीख जाता है, दो या दो से अधिक वर्ड को सीख पाता है। बाय द एंड ऑफ 2 years और 2 साल के अंत के बाद ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन आर सम टाइम कंबाइनिंग वर्ड, और 2 साल के बाद में बच्चा लगभग बहुत सारे वर्ड है उनको सीख लेता है। और अगली स्टेप है 5 टेलीग्राफिक स्टेज। सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। यस, हम पढ़ रहे थे टेलीग्राफिक स्टेज और द ईयरली मल्टीवर्ड स्टेज 24 to 30 months। बच्चे की जो अगली स्टेप है वो कौन सी है? टेलीग्राफिक स्टेज, जो कि और उसमें मल्टीवर्ड बहुत सारे बहुवर्ड बहुत शब्द वो सीखता है, जो आयु रहती है 24 से 30 महीने की। टेलीग्राफिक स्टेज मीन्स दैट द चाइल्ड इज एबल टू कम्युनिकेट इन ब्रोकन सेंटेंस। टेलीग्राफिक स्टेज में बच्चा टूटे हुए जो वाक्य हैं उनको वो बोलने में एबल हो जाता है, योग्य हो जाता है। लाइक द मैसेज रिटर्न इन ए टेलीग्राफ, जैसे कि कुछ वो मैसेज टेलीग्राफ में मैसेज लिखना सीख जाता है। नाउ ही कैन यूजेज मोर देन 2 words इन ए सेंटेंस, और इस प्रकार 24 से 30 महीने के दौरान यानी 2 साल बाद वह बच्चा 2 या 2 से अधिक वाक्य बनाना सीख जाता है। दिस इज कॉल्ड द अर्ली मल्टीवर्ड स्टेज, और इस स्टेज को हम बोलेंगे प्रारंभिक बहुशाब्दिक स्टेज। These words may not be linked like a grammatical sentence, लेकिन उसके द्वारा ये जो वाक्य बोले जाते हैं वो ग्रामेटिकल रूप से सही नहीं हो सकते। एट अबाउट द एज ऑफ 2.5 years, और इस प्रकार जब वह 2 या 2.5 वर्ष का हो जाता है, चिल्ड्रन फर्स्ट बिगेन टू यूज ग्रामेटिकल एलिमेंट्स लाइक वर्ब्स एंड प्रोनाउंस, और उसके बाद 2.5 साल बाद वह बच्चा जो व्याकरणिक रूप से वो कुछ एलिमेंट तत्व है उनको सीख जाता है, जैसे कि वर्ब क्रिया है एंड प्रोनाउंस को वो जानना सीख जाता है। एज द चाइल्ड अप्रोच हिज 3rd year, और जैसे ही बच्चे की आयु 3रे वर्ष में हो जाती है, द सेंटेंस गेट लॉन्गर, उसके बाद में वह वाक्य लंबे वाक्य बनाना सीख जाता है। अगली स्टेज है लेटर मल्टीवर्ड स्टेज आफ्टर 30 months, और उसके बाद में है 30 साल बाद में वो मल्टीवर्ड स्टेज में पहुंच जाता है। इन दिस स्टेज ए चाइल्ड एक्वायर मोर वर्ड, और इस स्टेज में बच्चा है बहुत सारे वर्ड वो सीख जाता है। हिज सेंटेंसेज बिकम लॉन्गर, और उसके जो सेंटेंस हो जाते हैं वो भी लंबे और बड़े बनाना सीख जाता है। He uses more and more grammatical items, और इसके बाद वो ज्यादा से ज्यादा व्याकरणिक रूप से जो व्याकरणिक तत्व है उनको जानना और उपयोग में लेना सीख जाता है। He learns to use simple clause also, इसके बाद में वह साधारण जो क्लॉज है उपवाक्य है उनको भी वो जानना सीख जाता है। His vocabulary acquisition increased to about 20 words daily, और उसकी जो शब्दावली है वोकैब है वो लगातार हर दिन 20 से अधिक नए शब्द वो जानना सीख जाता है। By the age of 5 the child can make long sentence having 4 to 6 words, और जब बच्चे की 6 वर्ष से अधिक आयु हो जाती है तो वो 4 या 5 शब्दों के बड़े बड़े वाक्य बोलना सीख जाता है। तो इस प्रकार भाषा वो पहला स्टेज होता है, उन स्टेज के अकॉर्डिंग वो भाषा की जानकारी सीख जाता है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट इज द सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। द्वितीय भाषा क्या है, द्वितीय भाषा कैसे सीखा जाता है। व्हाट आर द अफेक्टिव फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द सेकंड लैंग्वेज, और जो सेकंड लैंग्वेज है उसको प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है। तो हम जानते हैं कि सेकंड लैंग्वेज क्या है एंड लैंग्वेज लर्निंग, और कैसे सेकंड लैंग्वेज को सीखा जाता है। आंसर है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग। सेकंड लैंग्वेज मीनिंग्स लर्निंग ए लैंग्वेज विच इज नॉट ए पर्सन मदर टंग। सेकंड लैंग्वेज वह लैंग्वेज होती है जो बच्चे की मातृभाषा नहीं होती है, वो उसकी मातृभाषा नहीं होती है। इट इज स्पोकन इन द सराउंडिंग कम्युनिटी बट इट इज नॉट स्पोकन बाय ऑल। सेकंड लैंग्वेज आसपास के वातावरण में तो बोली जाती है लेकिन पूरे क्षेत्र में नहीं। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विरोधात में, यानी कि जो मदर टंग है वो ऑल अराउंड एरिया में बोली जाती है, जबकि जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो कुछ ही एरियाज में बोली जाती है। फॉरेन लैंग्वेज इज नॉट द नेटिव लैंग्वेज, और फॉरेन लैंग्वेज को हम नेटिव लैंग्वेज नहीं कहते। नेटिव लैंग्वेज राष्ट्रीय भाषा होती है, जो उसकी क्षेत्रीय भाषा होती है, जबकि फॉरेन लैंग्वेज एक विदेशी भाषा होती है। इट इज नॉट स्पोकन बाय द सराउंडिंग कम्युनिटी, और सेकंड लैंग्वेज को आसपास के कम्युनिटी समुदाय में नहीं बोली जाती। फॉर एग्जाम्पल के लिए व्हेन वी लर्न इंग्लिश, जब हम इंग्लिश सीखते हैं, वी आर लर्निंग द सेकंड लैंग्वेज बिकॉज इट इज स्पोकन एंड लर्न्ड बाय मेनी पीपल अराउंड अस। देखिए सेकंड लैंग्वेज के रूप में जो इंडियन है वो क्या सीखते हैं, इंग्लिश को बोलना और लिखना सीखते हैं, और इसको बहुत सारे आसपास में जो लोग हैं वो इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं। बट व्हेन वी लर्न फ्रेंच, लेकिन जब हम फ्रेंच को सीखते हैं, वी आर लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज, तो वो हमारे लिए क्या हो गई, फॉरेन लैंग्वेज हो गई। Many scholars do not find any difference between the second language and the foreign language। बहुत सारे जो विद्वान हैं वो इसमें अंतर नहीं बता पाते कि सेकंड लैंग्वेज क्या होती है और फॉरेन लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, thus the expression second language is used to describe both the situation। तो इस प्रकार सेकेंड लैंग्वेज को समझने के लिए कुछ ऐसी स्थितियां हैं। हाउ एवर लर्निंग ए सेकेंड लैंग्वेज may और may not take place in the context, और किस प्रकार से हम जो सेकंड लैंग्वेज है उसको हम कैसे पता करेंगे कि ये सेकंड लैंग्वेज है। तो देखते हैं क्लासरूम इंस्टीट्यूट इंस्ट्रक्शन, उसके कक्षा में क्या निर्देश होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर दिए गए हैं जो सेकंड लैंग्वेज को सीखते हैं। सबसे पहला फैक्टर रहेगा सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर करने का इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मीन्स होती है बुद्धि। एक बच्चे की अगर बुद्धि जैसे जैसे ज्यादा जितनी बुद्धि होगी वो वैसे ही भाषाओं को ज्ञान अर्जित कर पाएगा। तो देखिए बुद्धि का क्या रोल रहता है सेकंड लैंग्वेज में। इंटेलिजेंस हैज मल्टीपल टाइप्स, बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। जनरली इंटेलिजेंस refers to mental abilities which are measured by an IQ intelligence quotient test। सामान्यतः जो इंटेलिजेंसी है वो उसकी मानसिक योग्यता होती है और इसको मापने का जो तरीका है वो क्या है, IQ टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस कोटेशन। ठीक है, तो ये बच्चे की बुद्धि क्षमता होती है कि उसकी बुद्धि क्षमता होती है जिसको हम बोलते हैं IQ। यूजुअली मेजर्स ओनली 2 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, और इसके आधार पर
आईक्यू टेस्ट को दो तरीके से बांट सकते हैं। एक तो है वर्बल लिंग्विस्टिक एंड लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी वर्बल लिंग्विस्टिक होता है एक तो भाषाई बुद्धिमत्ता, और दूसरा है गणितीय या तार्किक ज्ञान। वो बुद्धि को हम क्या बोलेंगे? आईक्यू टेस्ट बोलेंगे। There are other types of intelligence also, such as spatial intelligence using and drawing, painting, maps, etc. इसके अलावा भी बुद्धिमत्ता के और भी प्रकार है, जैसे कि ड्राइंग, चित्रकारी, चित्रकला, पेंटिंग, मैप्स, इनको जानकारी भी, ये भी बुद्धि के ही प्रकार है। हाँ, बॉडीली इंटेलिजेंस और शारीरिक जो बुद्धि क्षमता है वो क्या है? एथलेटिक एक्टिविटी। अगर शारीरिक बुद्धि क्षमता देखी जाए तो एक एथलेटिक्स होता है, वो उसकी एक एथलेटिक एक्टिविटी होती है, वो क्या कहलाती है? बॉडीली इंटेलिजेंस कहलाती है। एंड म्यूजिकल इंटेलिजेंस, और कोई म्यूजिकल जिसमें संगीतीय बुद्धि होती है। पर्सनल इंटेलिजेंस, सेल्फ नॉलेज, और कुछ में स्वयं का नॉलेज, स्वयं के ज्ञान ही इंटेलिजेंस कहलाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसके अलावा स्वयं का आत्मविश्वास भी बुद्धिमत्ता कहलाती है। बट ए डेफिशिएंसी ऑफ एनी सच इंटेलिजेंस may not much hinder learning ए लैंग्वेज। लेकिन इसमें बुद्धिमत्ता में ये कमी रहती है कि वो सभी प्रकार से कुछ उनको वो सीख पाते हैं, यानी कोई ना कोई बुद्धि में कुछ ना कुछ कमी रहती है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च फाइंडिंग, और सर्वे के आधार पर हमें ये पता चलता है कि इंटेलिजेंस विच इज मेजर्ड बाय वर्बल क्यू टेस्ट में बी स्ट्रॉन्ग फैक्टर इन लर्निंग द रूल्स एंड एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज। सामान्यतः देखा गया है कि इंटेलिजेंसी को मापने का एक कुछ फैक्टर होता है जिसके द्वारा हम उसको सीख सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं इसका लैंग्वेज का। बट इट प्लेज ए लेस इंपॉर्टेंट रोल वेयर सेकंड लैंग्वेज, लेकिन इनका भी एक महत्वपूर्ण रोल रहता है सेकंड लैंग्वेज में। लर्निंग फोकस ओनली ऑन कम्युनिकेशन। देखिए, लर्निंग सीखना अधिक फोकस करता है कम्युनिकेशन पे, यानी संवाद पे। अगर जितना हम संवाद करेंगे उतना ही हम लैंग्वेज को एक्वायर कर पाएंगे। बट इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट इंटेलिजेंस इज ए कॉम्प्लेक्स थिंग। लेकिन हमारे मस्तिष्क में जो बुद्धिमत्ता है वो एक जटिल प्रक्रिया है। ए पर्सन हैज मेनी काइंड्स ऑफ एबिलिटीज। एक व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की योग्यताएं हो सकती है। ए लर्नर may have intelligence to learn mathematics, but it does not mean that he will be successful second language learner also। अगर बुद्धिमत्ता की बात करें तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति यदि बुद्धिमत्ता के आधार पे गणित में वह बहुत होशियार हो सकता है, वो आसानी से सीख सकता है, उसमें बुद्धि हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि but it does not mean that successful second language। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो भाषा में भी दक्षता हासिल कर ली हो, ऐसा नहीं है। किसी में अगर मैथमेटिकली इंटेलिजेंसी है तो किसी में लैंग्वेज की इंटेलिजेंसी है, तो ये डिफरेंस रहता है इंटेलिजेंसी में। फिर हम पढ़ेंगे एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड यानी अभिवर्ती, उसकी क्या अभिवर्ती होती है? एप्टीट्यूड रेफर टू पोटेंशियल फॉर अचीवमेंट, यानी एप्टीट्यूड है जो उसकी योग्यता है वो एक उपलब्धि पे महत्वपूर्ण निर्भर करता है। एन एप्टीट्यूड टेस्ट इज यूज्ड टू गेस अबाउट ए स्टूडेंट फ्यूचर अचीवमेंट। और एप्टीट्यूड टेस्ट से ये पता चलता है कि हम बच्चे के भविष्य के बारे में बता सकते हैं कि उसकी अभिवर्ती, उसका जो ज्ञान है उसमें, उस ज्ञान के आधार पर हम बता सकते हैं कि उसने क्या एक्वायर किया है, उसका भविष्य देख सकते हैं। The aptitude for language learning is usually composed of 4 different types। और एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो हम 4 प्रकार से उसकी एबिलिटीज को जान पाते हैं। तो फर्स्ट है the ability to identify and memorize new sound।
एक तो बच्चे में क्या होता है कि उसमें एक ऐसी योग्यता जो पहचान करने की और याद करने की उसमें क्षमता हो, और नए जो साउंड होते हैं उनको पहचानना और उनको याद करने की क्षमता। दूसरा है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ पर्टिकुलरली वर्ड्स इन सेंटेंस। और दूसरा यह है कि बच्चा यह जान पाए कि पूरे वाक्य में उसका जो सेंटेंस है उसका वो समझ पाना। अगला है ऐसी योग्यता एबिलिटी टू फिगर आउट ग्रामेटिकल रूल्स फ्रॉम सैंपल ऑफ लैंग्वेज, और भाषा के व्याकरणिक ज्ञान की क्षमता रखना। फिर नेक्स्ट है एबिलिटी टू मेमोराइज न्यू वर्ड, और नए शब्दों को स्मृति रखना, याद करना उसकी योग्यता होती है। तो ये एप्टीट्यूड में आता है। However, इस प्रकार इन द कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीचिंग, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि संवादात्मक रूप से यदि हम टीचिंग अप्रोच काम में लेते हैं तो भी बच्चा सीख पाता है। जैसे कि फोकस इज गिवन ऑन मीनिंग नॉट ऑन द फॉर्म, यानी फोकस इज गिवन ऑन मीनिंग, फोकस किस पे होना चाहिए, अर्थ पे होना चाहिए, नॉट ऑन द फॉर्म, यानी कि उसके आकार पे नहीं होना चाहिए, उसका मीनिंग की जानकारी होनी चाहिए। इन दिस अप्रोच एप्टीट्यूड प्लेज ए लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज। इस प्रकार एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका भी जो लर्निंग लैंग्वेज है उसमें रोल रहता है। ए टीचर कैन सेलेक्ट appropriate teaching approaches and activities based on the aptitude of the learners to accommodate their different in aptitude। टीचर क्या करता है अपनी जो शिक्षण विधि है उसमें इस प्रकार की एक्टिविटी शामिल करता है जिससे कि बच्चे का एप्टीट्यूड नॉलेज है वो बढ़े, और अलग अलग प्रकार की उसकी रुचि के आधार पर ही वो शिक्षण करवाता है। जैसे कि किसी बच्चे को मैथ में अच्छा लगता है, किसी को ड्राइंग में अच्छा लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो एप्टीट्यूड टेस्ट या एप्टीट्यूड टीचिंग करवाता है। फिर है पर्सनालिटी, व्यक्ति का व्यक्तित्व। पर्सनालिटी क्या होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व। पर्सनालिटी ऑफ द लर्नर और द पर्सनालिटी ऑफ द लर्नर ऑल्सो इंक्लूड्स इन द सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। व्यक्ति का व्यक्तित्व भी सेकेंड लैंग्वेज पर प्रभाव डालता है। The following personality or features are like to affect the second language learning। कुछ ऐसे कारक दिए गए हैं जो सेकेंड लैंग्वेज को प्रभावित करता है। फर्स्ट है एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, यानी बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। अब बहिर्मुखी क्या होता है और अंतर्मुखी क्या होता है, देखिए a person who is extrovert take interest in his surrounding life, he assists himself and is adventurous। अगर बच्चा एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी स्वभाव का होता है तो वह बच्चा जल्दी ही रुचिपूर्ण रूप से अपने वातावरण में अपने आप वो सीखने का जो लाभ प्राप्त कर लेता है स्वयं खुद ही। जबकि इंट्रोवर्ट्स जो अंतर्मुखी स्वभाव का अगर कोई बच्चा होता है आर लॉस्ट इन देमसेल्फ, और वह अपने आप में खोया रहता है। एक अंतर्मुखी स्वभाव का बच्चा होता है वो बहिर्मुखी स्वभाव के बच्चे की तुलना में कम सीख पाता है, जबकि एक बहिर्मुखी बच्चा होता है वो आसपास के वातावरण से अपने आप ही वो नॉलेज प्राप्त कर लेता है। एंड एक्सट्रोवर्ट लर्नर इज मोर सक्सेसफुल इन लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहिर्मुखी स्वभाव का बच्चा होता है वो जल्दी ही सीख लेता है। अगला है इनहेबिशन साइनिज वर्सेस रिस्क टेकिंग। अब हम देखते हैं कि बच्चा या तो बहुत शर्मीला होता है या बच्चा बहुत अधिक जोखिम लेने वाला होता है। इनहिबिशन यानी उनकी आदत क्या होती है, या तो साइनिज शर्मीला हो सकता है या जोखिम वाला। ए लर्नर हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर एंड कैन टेक रिस्क इज मोर सक्सेसफुल इन द सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग देन ए साइनी लर्नर। हम कह सकते हैं कि एक जोखिम लेने वाला बच्चा जो अपने
ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर, जो कि असफलता से नहीं डरता है। वह बच्चा जोखिम लेता है, वो शर्मीले स्वभाव वाले बच्चे की तुलना में जल्दी सीख पाता है। फिर है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्म स्वाभिमान। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ए लर्नर फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस बिलीव्स इन हिमसेल्फ। अगर सीखने वाला अपने आप में खुद में आत्मविश्वास रखता है, हिमसेल्फ, ही कैन लर्न द सेकंड लैंग्वेज इन ए बेटर वे देन द लर्नर हु लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो एक बच्चा जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, उनकी तुलना में आत्मविश्वास वाला बच्चा जल्दी सीख लेता है। फिर है एंजाइटी, चिंता। एंजाइटी मीन्स होता है चिंता। लर्निंग रिक्वायर्स क्लेम्स ऑफ माइंड, और सीखना इस बात पे निर्भर करता है कि उसकी मस्तिष्क में किस प्रकार की इच्छा है। द लर्नर हु इज रिलैक्स एंड एंजाइटी फ्री लर्न टू द लैंग्वेज अर्लियर देन द अदर्स। एक बच्चा जिसके मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है, चिंता नहीं रहती है, तो वह बच्चा अन्य बच्चों की तुलना में जल्दी सीख पाता है। नेक्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी भी सहानुभूति। क्या होता है? सहानुभूति। एम्पैथी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। सहानुभूति का अर्थ होता है कि दूसरों के द्वारा उस पर विश्वास जताया जाता है, सहानुभूति जताई जाती है। तो इफ ए लर्नर हैज ए एम्पैथी फॉर दोज हु स्पीक द सेकंड लैंग्वेज, अगर कोई सेकंड लैंग्वेज बोल रहा है और वो दूसरे पे सहानुभूति जताता है, तो वह ही कैन लर्न इट क्विकली एंड इफेक्टिवली। तो वह जल्दी से, तेजी से उन सेकंड लैंग्वेज को सीख लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन एंड एटीट्यूड, यानी उसका प्रेरणात्मक और एटीट्यूड और उसकी अभिव्यक्ति क्या है। ठीक है, मोटिवेशन मीन्स ए पर्सन डिजायर और डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग, एटीट्यूड एंड रेफर टू हिज थॉट्स एंड फीलिंग। मोटिवेशन से क्या होता है? प्रेरणा देने से बच्चे की जो उसका दृढ़ विश्वास है, उसकी जो दृढ़ इच्छाएं होती है, वो उनको जल्दी ही अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को सीख लेता है। इफ ए लर्नर हैज द राइट मोटिवेशन, अगर एक जो प्रशिक्षु होता है उसको यदि हम मोटिवेशन दिया जाए, उसको यदि हम प्रेरणा दी जाए, तो वह ही कैन लर्न देयर लैंग्वेज इन लेस टाइम देन द अदर्स टेक टू लर्न इट। तो वह जल्दी ही अन्य बच्चों की तुलना में जल्दी ही मोटिवेशन देने से जल्दी ही अन्य बच्चों की तुलना में वो सीख जाता है। इन द सेम वे, इसी प्रकार द लर्नर मस्ट हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ माइंड फॉर लर्निंग द सेकंड लैंग्वेज। इस प्रकार यदि मस्तिष्क में उसकी पॉजिटिव थिंकिंग रहती है, सकारात्मक विचार रहते हैं, तो सेकंड लैंग्वेज जल्दी सीख पाता है। अगला पॉइंट है लर्नर प्रेफरेंस, यानी सीखने पर निर्भर करता है, लर्नर पे खुद पर निर्भर करता है कि वो कितना प्रेफरेंस देता है, कितना उसको वो समय देता है। लर्नर मस्ट सेट हिज प्रेफरेंस राइट। पहली बात तो यह है कि जो सीखने वाला होता है उसको वो खुद अपने आप में कितना प्रेफरेंस दे रहा है, कितना सीखने की कोशिश कर रहा है। लर्नर फील्स दैट द सेकंड लैंग्वेज लर्निंग विल बी यूजफुल इट, अगर सीखने वाला खुद ये चाहता है कि उसके लिए सेकंड लैंग्वेज कितना उसके लिए उपयोगी है, तो he will put his energy and will power in learning। यदि वह स्वयं उसकी ऊर्जा से सहित हो और उसमें विल पावर हो, यानी सीखने की इच्छा हो, तो वह जल्दी सीख पाता है। इफ ही हैज अदर प्रेफरेंस, अगर उसकी प्रेफरेंस कोई अन्य में है, लर्नर द सेकंड लैंग्वेज ओनली कैजुअली, तो फिर वो बहुत ही मुश्किल से सीख पाता है। He will not devote much time and concentration on it। अगर वो पूरी तरीके से उस पर ध्यान नहीं देगा, कंसंट्रेशन नहीं रखेगा, तो वो नहीं सीख पाएगा।
इन दैट इस प्रकार केस विल अनयूजुअली लॉन्ग टाइम एंड लर्निंग ए लैंग्वेज, इस प्रकार उसके लिए सीखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका भी महत्व होता है कि लर्नर कितना प्रिफरेंस दे पाता है उस भाषा को सीखने में। नेक्स्ट है एज ऑफ एक्विजिशन। सीखने पर भाषा का पर एज का भी प्रभाव पड़ता है। उसकी आयु क्या है, उस आयु के आधार पर वो कैसे सीख पाता है। जैसे कि the age at which a person should learn a language also play an important part in learning it। सीखने वाले के लिए भाषा में सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए उसका एज का भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। It is known that in a childhood, child's mind is active। ऐसा देख माना जाता है, जानते हैं कि जो बचपन अवस्था होती है उसमें बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो बहुत सक्रिय होता है, एक्टिव रहता है। He has fewer anxieties, उसके मस्तिष्क में बहुत ही कम चिंता रहती है। He does not have many other free occupation on his mind। उसके अंदर ऐसी कोई ज्यादा प्री ऑक्यूपेशन नहीं होती है उसके मस्तिष्क में। सो he learns the language quickly and more effectively than the adult learner। इसलिए एक छोटा बच्चा एक युवा अवस्था की तुलना में जल्दी उनको अफेक्टिव प्रभावित करता है। इस प्रकार एज का भी प्रभाव पड़ता है सेकंड लैंग्वेज में। तो अब हमने पढ़ा था सेकंड लैंग्वेज के जो इफेक्ट है, प्रभाव करने वाले जो एलिमेंट्स है, उसके बारे में हमने जानकारी ली। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या है, यानी भाषा संवादात्मक शिक्षण विधि क्या है। व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स एंड द बेसिक अजम्पशन ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। उसके महत्वपूर्ण तत्व, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के महत्वपूर्ण तत्व क्या है, उसकी क्या उदाहरण है और कम्युनिकेटिव टीचिंग लैंग्वेज क्या होती है। इसी क्वेश्चन को पुटअप किया गया है। राइट ए नोट ऑन द कम्युनिकेटिव लर्निंग टीचिंग। कम्युनिकेटिव लर्निंग टीचिंग के बारे में बताइए, यानी भाषा संवादात्मक शिक्षण के बारे में बताइए। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द goal of language learning is on become good at using language for communication। भाषा शिक्षण की क्या विचारधारा है, उसका क्या लक्ष्य है और उसको कैसे हासिल किया जा सकता है और कम्युनिकेशन लैंग्वेज का क्या महत्व है, ये देखेंगे। Until the 1916, the situation language teaching SLT was the main approach to teaching ऑफ इंग्लिश। 1960 में लैंग्वेज टीचिंग में SLT सिचुएशन लैंग्वेज टीचिंग काम में ली जाती थी। द मैन अप्रोच टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश का जो मैन टीचिंग अप्रोच था वो क्या था, पहले 1960 में SLT था। SLT मीन्स सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। SLT लैंग्वेज देखिए, SLT language was taught by practicing basic structure through the meaning and situation based activities। SLT टीचिंग क्या होती थी कि ऐसी प्रैक्टिस होती थी जिसमें कुछ स्ट्रक्चर होते थे और उसका कुछ मीनिंग होता था, उसको हम क्या बोलेंगे, सिचुएशन बेस्ड एक्टिविटीज, यानी स्थिति के आधार पर एक्टिविटीज होना। बट बाय द एंड ऑफ द 60s, लेकिन 1960 के अंत में इट बिकेम ए क्लियर दैट इट अप्रोच वाज नॉट सफिशिएंट। फिर ये देखा गया था कि ये SLT है वो पूरी तरीके से सफिशिएंट नहीं है, तो कुछ फिर नए अप्रोच आए। मैनी लिंग्विस्टिक्स रियलाइज दैट इन लैंग्वेज टीचिंग देयर वाज नीड ऑफ फोकस ऑन अकॉर्डिंग टू मार्गी। फिर एक भाषाविद थे जिन्होंने इसको एक नए अप्रोच की आवश्यकता पड़ी, एंड जो मार्गिज थे, मार्गिज एस बेल्स। लैंग्वेज इज इंटरेक्शन, लैंग्वेज क्या होती है, एक इंटरेक्शन होती है। इट इज इंटरपर्सनल एक्टिविटी एंड हैज ए क्लियर रिलेशनशिप विद द सोसाइटी।
देखिए, भाषा एक दूसरे के संपर्क की एक्टिविटी होती है। उसके अंदर एक ऐसा संबंध होता है जो लोगों के बीच में होता है और समाज के बीच में होता है। इन दिस लाइट लैंग्वेज स्टडी हैज टू एट द फंक्शनल यूजेज ऑफ लैंग्वेज इन द कॉन्टेक्स्ट। फिर हम संदर्भ के आधार पर भाषा को सीखते हैं। दिस कॉन्टेक्स्ट कैन बी लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज uttered before and after a given piece of discourse। देखिए, इसमें ये काम मिल जाता है कि संदर्भ के आधार पर हम शब्दों को बोलते हैं और फिर उसका क्या अर्थ निकलता है वो हम समझेंगे। या और सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट वो इज स्पीकिंग व्हाट देयर सोशल रोल आर, व्हाई दे हैव कम टुगेदर टू स्पीक, और उसमें सामाजिक महत्व क्या है। अब हम पढ़ेंगे CLT, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के क्या एलिमेंट्स है, क्या तत्व है, उसके बारे में देखेंगे। द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग हैज द फॉलोइंग 5 एलिमेंट। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के 5 तत्व है। फर्स्ट है कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, यानी कि संवादात्मक जो भाषा है उसमें संवादात्मकता है, उसमें क्या योग्यता होती है। नेम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, यानी इसका नाम क्या है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच है। टीचिंग एम्प्लाइज ए फोकस ऑन कम्युनिकेशन, और इस अप्रोच में भाषा संवादात्मक पे ध्यान दिया जाता है। सम पीपल argue that this method can be employed effective with the people of low knowledge levels। कुछ लोगों का मानना है कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है वो कम स्तर के जो बुद्धि वाले लोग हैं उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, उन पे कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। There is no authentic communication due to limited vocabulary and the restrained range of function, और इसकी वोकेबलरी कुछ सीमित होती है और इसके कुछ सीमित फंक्शन होते हैं। इनिशियली द अटेंडेंस ऑफ मेनी लर्नर आर वेरी फॉर्मेलिटिक, और इस प्रकार कुछ लर्नर होते हैं वो फॉर्मेलिक होते हैं। बट द एम ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज दैट द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एक्सचेंज एंड कॉन्फिडेंट डिलीवरी, लेकिन इसका लक्ष्य, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज का जो लक्ष्य है वो टीचिंग लेंथ इसका बढ़ाना है और उसकी जो जटिलता है उसको बदलना है। एंड कॉन्फिडेंट डिलीवरी, और पूरे विश्वास के साथ में इसको विस्तृत करना है। विल ग्रो विद द स्टूडेंट्स लैंग्वेज एबिलिटी, साथ में इसकी ये योग्यता है कि ये स्टूडेंट्स की जो लैंग्वेज एबिलिटी है उसको बढ़ाने में सफल होती है। एक्यूरेंसी फर्स्ट है, एक्यूरेंसी एज वेल एज फ्लुएंसी। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज से क्या होता है कि एक्यूरेंस साथ में एक्यूरेंसी भी आती है और साथ ही साथ में फ्लुएंसी भी बढ़ती है, यानी भाषा दक्षता के साथ में उसकी जो भाषा प्रवाहिता है, धारा प्रवाहिता है, उसमें भी बढ़ावा मिलता है। इन कम्युनिकेशन वी हैव टू गिव अटेंशन टू बोथ एक्यूरेसी एज वेल एज फ्लुएंसी। देखिए, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में भाषा दक्षता के साथ साथ में हम धारा प्रवाहिता को भी अच्छी तरह से सीखते हैं। समटाइम्स व्हेन वी वांट टू स्पीक फ्लुएंटली, कई बार हमें यह आवश्यकता होती है कि उसको कुछ धारा प्रवाहिता के साथ में हमको बोलना पड़ता है। वी डू नॉट पे हीड टू एक्यूरेसी, और कई बार उस समय हम एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, यानी कि उसकी जो एक्यूरेसी है उसको नहीं देख पाते। If a person pays too much attention to accuracy, which speaking is fluency is affected। अगर कोई व्यक्ति एक्यूरेसी पे ध्यान देकर बोलता है तो उसकी जो फ्लुएंसी होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर मान लो कोई एक्यूरेसी के साथ बोल रहा है तो उसकी धारा प्रवाहिता है वो प्रभावित होती है। The teacher decide to pay attention to either fluency or accuracy। इस प्रकार
टीचर ने ये निश्चय किया है कि धारा प्रवहिता के साथ साथ में उसकी एक्यूरेसी है, उसकी जो सटीकता है वो भी बढ़े। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लेसन, और ये निर्भर करता है उसके लेसन पर, और द स्टेज ऑफ ए पर्टिकुलरली लेसन की पेज मोर गेटिंग थिंग्स राइट, और वो और अधिक ज्यादा ध्यान दे उसकी वस्तुओं पे। If he want to measure the success, attention to accuracy, if he wants to deal with students of his teaching or take an opportunity for correction, he aim the accuracy. Accuracy fluent speaking involves more choice, therefore more ambiguity. अगर एक टीचर ये चाहता है कि उसका ध्यान एक्यूरेसी के साथ साथ में वो चाहता है कि उसके जो स्टूडेंट्स का जो व्यवहार है वो साथ में ये भी करेक्शन में भी सुधार हो जाए, और अगर वो उसमें सुधार करे और उसका लक्ष्य ये रहे ही एम एट एक्यूरेसी फ्लुएंट स्पीकिंग, यानी भाषा दक्षता के साथ साथ में उसकी जो धारा परिवर्तन है अगर उस पर भी उसका गोल रहे, उसका ध्यान रहे, एंड लेस टीचर इन्वेस्टन द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, तो इस प्रकार वो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज पे ध्यान देगा। मीन्स दैट मीन दे आर अनस्ट्रक्चर्ड, अगर उसका संरचनात्मक रूप से ध्यान नहीं है, देयर इज ए लॉट ऑफ प्रिपरेशन, द लेसन आर मोर स्टूडेंट कंट्रेड, तो उसको बहुत अधिक ध्यान उसको प्रिपरेशन पे तैयारी पे देना होगा। Thus, this approach involves the equipping students with the vocabulary, structures and function as well as strategy, यानी एक्यूरेसी के साथ में उसको क्या ध्यान देना होगा, उसकी वोकेबलरी शब्दावली पर, उसकी संरचना पे, उनका जो फंक्शन है और साथ ही में उसकी क्या रणनीति है, टू एनेबल देम इंटरेक्ट सक्सेसफुली, और इस प्रकार से वो उसको इंटरेक्ट यानी अच्छी तरीके से उसमें इंटरेक्ट गतिविधि में शामिल हो जाएगा। फिर है प्रमोटिंग लर्निंग, सीखने को प्रमोट करना, बढ़ावा देना। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड्स एंड रोजर्स, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज बेसिकली अबाउट प्रमोटिंग लर्निंग, यानी जो रिचर्ड रोज के अनुसार कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है वो साधारणतया उसको बढ़ावा देना है। द एम ऑफ दिस टाइप ऑफ टीचिंग इज टू हेल्प लर्नर और एक्वायर टू इंग्लिश इन ए नेचुरल वे, और रिचर्ड रोड्स का मानना यह है कि उसका टारगेट यह है, लक्ष्य यह है कि उसको इस तरह से शिक्षण करवाए ताकि जो लर्नर है उसकी मदद की जाए और जो इंग्लिश जो वो सीख पाए वो किस तरीके से सीखे, प्राकृतिक रूप से सीखे। द टीचर हैज टू सी व्हाट द एम ऑफ हिज स्टूडेंट और द लर्नर इज, दे इफ दे वांट टू पास एन एग्जामिनेशन, अगर एक अध्यापक ये लक्ष्य रखकर चलता है कि उसके जो विद्यार्थी है वो क्या सीखना चाहते हैं, अगर वे चाहते हैं उसको पास उसकी जो अगर वे चाहते हैं उसकी इच्छा के अनुसार, दे मस्ट फोकस ऑन एक्यूरेसी, अगर वो एक्यूरेसी पे ध्यान दे। इफ दे वांट टू बी एबल टू इंटरेक्ट इंग्लिश, तो वो क्या है, इंग्लिश सीखने में भी इंटरेक्ट हो जाएंगी। दे हैव टू एम एट द फ्लुएंसी, और उनकी जो फ्लुएंसी है, भाषा से दक्षता है, वो भी बढ़ जाएगी। दिस मेथड हैज relevance for those also who want to maintain balance between learning and acquisition, और इस प्रकार से ये जो मेथड है वो जो कि बैलेंस यानी अपनी जो क्षमता के अनुसार पढ़ना और सीखता है। also useful for those who are that our primarily focus is learner, इस प्रकार उसका प्राइमरी फोकस पे ध्यान रहता है। फिर है मोटिवेशन, प्रेरणा। Motivation means engage the attention of the student to learning English. Motivation का मतलब होता है कि बच्चा है वो अधिक से अधिक
इंग्लिश में सीखने में व्यस्त रहे। दिस मीन्स दैट द फोकस ऑन पासिंग द एग्जाम इज नॉट ऑलवेज इनफ। उसका मतलब यह है कि केवल इंग्लिश सीखने का मतलब यह नहीं कि केवल हमने एग्जाम उत्तीर्ण कर लिया, जबकि उसको मोटिवेशन ये होना चाहिए। मोटिवेशन ऑल्सो इंक्लूड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। इफ देयर इज ए क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट एंड सपोर्ट इन द क्लासरूम, अगर उसे कक्ष में उसको ऐसा वातावरण मिले जिससे कि वो उसका आत्मविश्वास है वो बढ़े, देन स्टूडेंट विल लर्न बेटर, तो बच्चा है वो आसानी से, विद्यार्थी वो आसानी से सीख जाएंगे। मोटिवेशन कैन बी डेवलप्ड by giving a student an opportunity to discuss the topic in the small group। और मोटिवेशनल का अहम रोल होता है कि अगर स्टूडेंट की जो अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना है, उसके टॉपिक को बढ़ाना है, तो एक छोटे से ग्रुप में उनको एक मोटिवेशन देना चाहिए। आफ्टर दैट दे बी आस्क्ड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द होल क्लासेस। तो इस प्रकार यदि मोटिवेशन एक छोटे छोटे ग्रुप के रूप में अगर टीचर है उन बच्चों को मोटिवेशन देगा, तो वो बच्चे क्या करेंगे, एक बड़े ग्रुप के साथ में भी आत्मविश्वास के साथ में पूरी क्लास के सामने वो उनके सामने स्पीकिंग कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू एलन डोमेन, द नीड फॉर ऑनगोइंग नेगोशिएशन ड्यूरिंग द इंटरेक्शन इंक्रीज द लर्नर आवर पार्टिसिपेशन। और हम देखते हैं कि जो एल्विन डोमेन है उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार ही बच्चा है उसमें इंटरेक्शन होगा, उसमें इंटरेस्ट होगा और वो लर्नर है वो पर्टिकुलर रूप से सीख पाएगा। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, संवादात्मक क्षमता क्या है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग enable learners to acquire a language by focusing on the communicative competence। भाषा संवादात्मक जो संरचनात्मकता है अगर उस पर ध्यान दिया जाए, to do this communicative language teacher use materials that focus on the language need to express and understand different kind of function। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में इस प्रकार के मटेरियल यूज में लिया जाए, विभिन्न प्रकार के मटेरियल काम में लिया जाए ताकि उसकी आवश्यकता के अनुसार वो उनको सीख पाए। बेसिक अजम्पशन ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कुछ बेसिक ऐसे आधारभूत तत्व है जो कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के लिए जरूरी है। The following are the basic and fundamental assumption रीडिंग द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के लिए कुछ फंडामेंटल एजम्पशन है जो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है कि करेक्ट यूजेज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का सही तरीके से उपयोग करना। नॉलेज ऑफ वर्ड स्ट्रेच एंड टोन, साथ ही में भाषा का लय ताल क्या है, शब्दों का लय स्वर क्या है उसको जान पाना। एंड द करेक्ट हैंडिंग पिच एंड रिदम, और साथ ही में ये देखा जाए कि उसकी जो भाषा के स्वर और ध्वनि है उसका रिदम क्या है वो जान पाना। नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी, और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज कॉम्पिटेंस में ये महत्व है कि उसकी वोकैबुलरी का कितना ज्ञान है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, शब्दों का सही उच्चारण होना। करेक्ट लैंग्वेज हैबिट्स, और भाषा की सही आदत होना। एप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज, और साथ ही में उचित तरीके से संरचनात्मक रूप से लैंग्वेज का ज्ञान होना। नॉलेज ऑफ द ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, साथ ही में जो शाब्दिक जो एस्पेक्ट है भाषा का, वर्बली जो ज्ञान है वो भी होना। एफिशिएंसी इन रीडिंग एंड राइटिंग, साथ ही में भाषा की जो लिखने की और पढ़ने की दक्षता हासिल करना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग द कम्युनिकेटिव, भाषा की जो कम्युनिकेटिव टीचिंग है उसके महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है
There are three principles underlying communicative approach of language teaching. यहाँ पर नीचे दिए गए कुछ ऐसे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के सिद्धांत है। फर्स्ट है कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स, यानी भाषा के सिद्धांत क्या है। एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व रियल कम्युनिकेशन प्रमोट लर्निंग। पहला यह है कि ऐसी गतिविधि हाथ से जोड़ना ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कम्युनिकेटिव करने का यानी भाषा संवादात्मक का समय मिले। फिर है टास्क प्रिंसिपल्स, बच्चों को ऐसे टास्क देना जैसे लर्निंग इज प्रमोटेड बाय द एक्टिविटीज इन विच लैंग्वेज इज यूज फॉर कैरिंग आउट मीनिंगफुल टास्क। तो उसको एक शाब्दिक अर्थपूर्ण रूप से उसको ऐसे कुछ टास्क देना। नेक्स्ट है मीनिंगफुलनेस प्रिंसिपल्स और अर्थपूर्ण रूप से सिद्धांत। द लर्निंग प्रोसेस इज सपोर्टेड बाय द लैंग्वेज दैट इज मीनिंगफुल टू द लर्नर। और साथ ही में लर्नर को इस तरह से सपोर्ट करना कि उसका अर्थपूर्ण रूप से समझ में आ जाए। इस प्रकार से हमने पढ़ा था कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के बारे में। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम और जानेंगे भाषा की दक्षता के बारे में, नेचर ऑफ लैंग्वेज के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।